नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, मैं डॉक्टर प्रवीर झा, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, MSMCH फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में हार्ट सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले वीडियो में हमने पहला भाग पूरा किया था जहाँ पे कि ICU से शिफ्ट होने के बाद हॉस्पिटल स्टे के दौरान क्या क्या सावधानियाँ हमें ऑपरेशन के बाद रखनी होती हैं। हॉस्पिटल से एक बार हम डिस्चार्ज हो गए और उसके बाद घर जाके किन किन सावधानियों को हमें ध्यान रखना है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। अब आपकी छुट्टी हो रही है। छुट्टी होने के बाद घर पर जब आप जाते हैं तो एक मन में संशय रहता है कि घर पर हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। आप जब डिस्चार्ज होकर घर जाएं, आपको पता है कि आपके घर पे एक हार्ट का पेशेंट आ रहा है। आपके पास एक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, BP नापने की एक डिजिटल मशीन, एक ऑक्सीजन सैचुरेशन का प्रोब और शुगर नापने की मशीन, चाहे आपके मरीज़ डायबिटिक हों चाहे ना हों। अगर ये तीनों इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं तो वो आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर नहीं है या आप नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, पर मेरी सलाह है कि अगर संभव हो तो ये तीनों मशीन अपने साथ लेकर जाएं। घर पर मरीज़ को, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत है, तो आप अगर 5-10 सीढ़ियाँ हैं तो बहुत धीमे धीमे मरीज़ को चढ़ा सकते हैं, या 3-4 व्यक्ति उठाकर मरीज़ को वहाँ पहुँचा दें जहाँ पर कि मरीज़ को रहना है। कोशिश करें कि मरीज़ के कमरे के पास कोई टॉयलेट हो, और टॉयलेट वेस्टर्न टॉयलेट हो, इंडियन टॉयलेट ना हो। अगर इंडियन टॉयलेट है आपके घर में, वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, तो आजकल एक चेयर नुमा एक टॉयलेट की व्यवस्था होती है जो मेडिकल शॉप्स पे मिलती है। आप वो चेयर ले आएँ, उस पर बैठ के मरीज़ अपना टॉयलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मरीज़ को ऑपरेशन से 3 महीने तक नीचे नहीं बैठना है, आलती पालती मार के नहीं बैठना है, आगे झुक के कुछ नहीं उठाना है। 10-15 डिग्री तो वो झुक सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नीचे झुक के ज़मीन से कुछ नहीं उठाना है, और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है 3 महीने तक। 3 महीने के बाद ये सब काम वो कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई भारी वज़न नहीं उठाना है आपको 3 महीने तक। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो तक का वज़न आप उठा सकते हैं, पर जैसे किसी बच्चे को उठा लिया आपने, कोई भारी बाल्टी उठा ली या सब्जी का थैला उठा लिया, इस चीज़ को अभी अवॉइड करना है आपको 3 महीने तक। 3 महीने के बाद आप छोटा मोटा वज़न उठा सकते हैं। फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि 15-20 किलो से ऊपर का सामान ना उठाएं। घर पे जाने के बाद सबसे कॉमन समस्याओं में से एक समस्या है कब्ज़ की समस्या। आपको मोशन नहीं होता प्रॉपर। इसका बहुत सामान्य सा कारण ये होता है कि ऑपरेशन के बाद चूँकि हम ज़्यादा समय बिस्तर पर बिताते हैं, हमारा चलना फिरना कम हो जाता है, हमारा खाना पीना कम होता है। इस कारण से आंतों की जो मोबिलिटी है, आंतों की मूवमेंट है, वो कम हो जाती है और हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको पहले से कब्ज़ की प्रॉब्लम रही है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इस बारे में विशेष ध्यान आपको रखना है इन बिंदुओं का। पहला, आपको खाने में सलाद ज़रूर लेना है। अगर आपके खाने की रुचि कम है, फिर भी कोशिश करें कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम सलाद हर बार आपके लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में इंक्लूड हो। दूसरा, कुछ लैक्सेटिव, कुछ ऐसी दवाइयाँ आपको दी जाती हैं डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज समरी में मेंशन होती हैं, जो आपके मोशन को आरामदेह बनाती हैं। वो आपको उनको हम लैक्सेटिव कहते हैं। उससे आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है, वो लें। अगर वो काम नहीं करता है तो डॉक्टर से संपर्क करके एडिशनल कुछ दवाइयाँ लिखाएं जिससे कि आपका मोशन ठीक से हो। फिर भी इन दवाओं को लेने के बावजूद भी अगर 48 घंटे तक आपको मोशन नहीं हुआ तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप आसपास से किसी नर्सिंग स्टाफ को बुलाकर या किसी डॉक्टर को बुलाकर और एक एनीमा लगवा लें। आप 48 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट करेंगे तो वो मल बड़ी आंत में सूख जाता है और फिर उसको निकालने के लिए बहुत समस्या होती है, आपको बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ता है, और कई बार मोशन में ज़ोर लगाने पर मोशन का रास्ता छिल जाता है, उससे आपको बहुत समस्या होती है, कई बार ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है। इसलिए अगर 48 घंटे तक आपको मोशन नहीं हुआ है, बेहतर है कि आप एनीमा लगवा लें। आप इस बात की बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि एनीमा की आदत हो जाएगी। 2 बार, 4 बार, 6 बार ज़रूरत पड़ती है एनीमा की। उसके बाद जैसे जैसे आपका खाना पीना बढ़ेगा, चलना फिरना बढ़ेगा, एनीमा की आवश्यकता नहीं होगी। आपका बॉवल हैबिट्स नॉर्मल हो जाएंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ख़त्म हो जाएगी। घर पर पहुंचने के बाद दूसरी जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है वो है भूख न लगने की। खाना खाने की इच्छा नहीं होती।
अगर आपको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, आप मन मारकर थोड़ी थोड़ी कोशिश करके अपने मन पसंद की चीज़ें बनवा कर खाने की कोशिश करें। घर वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि आप बिल्कुल सादा फीका बीमारों वाला खाना मरीज़ को ना दें। आप थोड़ा स्वादिष्ट भोजन हल्का सा बघार लगाकर या हल्का सा नमक डालकर आप उन्हें दें। अगर मरीज़ को थोड़ा बहुत मसाला पसंद है तो थोड़े बहुत मसाले तेल के साथ भी खाना दें। आवश्यक ये है कि मरीज़ खाना खाए, ये ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ बिल्कुल सादा बेस्वाद खाना खाए। एक बार मरीज़ का स्वाद जब पूरी तरह लौट आता है तब हम रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू करते हैं। तो खाने में स्वाद का ध्यान रखें और थोड़ा थोड़ा करके खाने की कोशिश करते रहें। अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। दिन भर में 2 लीटर 2.5 लीटर पानी कम से कम आपको पीना चाहिए, जब तक कि डॉक्टर ने आपको किन्हीं विशेष कारणों से कम पानी पीने को बोला हो। कुछ किडनी के मरीजों में और कुछ मरीज़ जिनकी हार्ट की पंपिंग बहुत कमज़ोर होती है उनमें लिक्विड का रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन वो आपको डॉक्टर स्पेसिफिकली सलाह देते हैं। अन्यथा आपको ध्यान रखना है कि पानी की कमी ना हो, आप बराबर मात्रा में पानी पिएं और भोजन करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज़ को भूख नहीं लगती, घर पर वो खाना नहीं खाता ठीक से, उसको वीकनेस हो जाती है। वो कमज़ोरी की वजह से पेशेंट को और भूख नहीं लगती और ये एक साइकिल में मरीज़ फंस जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है और फिर वो बहुत कमज़ोर अवस्था में हमारे पास वापस पहुंचता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर के आसपास एक फ़िजिशियन, जो आपका फैमिली फ़िजिशियन हो, फैमिली डॉक्टर हो, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हों, उनके संपर्क में रहें। अगर मरीज़ खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत वीकनेस है, तो हो सकता है 1 आध बोतल सलाइन की लगानी पड़े या आपको कुछ टॉनिक, कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप अपने फैमिली फ़िजिशियन से ले लें। उससे बात वहीं सॉल्व हो जाती है, मरीज़ को अच्छा लगने लगता है, मरीज़ खाना खाने लगता है। अगर ऐसा लग रहा है कि मरीज़ बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत वीकनेस बढ़ रही है, बेहतर होगा कि आप वापस से अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास पहुँचें, मरीज़ को दिखाएं और ट्रीटमेंट लें। क्योंकि हमने इस बात को बहुत कॉमनली देखा है कि हार्ट के मरीज़ों का घर जाने के बाद सोडियम की कमी हो जाती है, क्योंकि घर वाले खाने में नमक कम देते हैं और जो हम दवाइयाँ देते हैं उसमें ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो यूरिन में सोडियम का लॉस ज़्यादा होता है, सोडियम ज़्यादा निकलता है और मरीज़ों को सोडियम की कमी हो जाती है। मरीज़ को बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी, खाने की इच्छा बिल्कुल ना होना, इस तरह के लक्षण आने लगते हैं, जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मरीज़ को वीकनेस बहुत बढ़ रही है, मरीज़ खाना नहीं खा रहा है, तो अपने आसपास के लैब में मरीज़ का एक सीरम इलेक्ट्रोलाइट या सोडियम पोटेशियम चेक करवा लें और अगर वो बहुत कम ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें या अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट लें। समय से अगर आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर लेंगे तो किसी तरह की विशेष समस्या नहीं होगी, वरना मरीज़ बहुत वीक हो जाता है, फिर उसे दोबारा हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। घर पे भी जो पट्टी है उसकी केयर वैसे ही करनी है जैसी अपन ने हॉस्पिटल में की थी। हर 2 दिन के बाद पट्टी करवानी है, तीसरे दिन, और कोई गीलापन दिखे उसे तुरंत चेंज करना है। अगर गीलापन बार बार हो रहा है पट्टी में तो आपको निश्चित रूप से जो सर्जन हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया है या जो जानकार डॉक्टर हैं उनको जाके दिखाना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। लेकिन अगर पट्टी सूखी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके टाँके जो स्टिचेस हैं वो या तो गलने वाले होते हैं या कटने वाले होते हैं। जिस तरह के भी टाँके हों, सामान्यतः हम ऑपरेशन से 3 हफ्ते या 21 दिन के बाद वो टाँके काटते हैं। तो 21 दिन के बाद आप अपने ट्रीटिंग सर्जन को या उनकी टीम को दिखाएं टाँके, और जब वो एक बार टाँके देख लें, वो निश्चिंत हो जाएं कि घाव बिल्कुल ठीक है, फिर टाँके कटवाएं। और इसके बाद आपको नहाना अलाउ होता है। तब तक के लिए आप गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछें। नहाना यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते। जब आपके टाँके कट जाते हैं उसके बाद आराम से आप नहा सकते हैं। घर पर जब आप लेटते हैं तो आपको चित लेटना है, करवट नहीं लेना है जब तक कि आपके टाँके नहीं कट जाते। अगर आपको बैकएक हो रहा है या बहुत बेचैनी हो रही है तो बेहतर होगा कि आप 5-10 डिग्री तकिया लगा के हल्का सा टिल्ट हो सकते हैं, टेढ़ा हो सकते हैं, पर पूरा 90 डिग्री करवट लेने को अवॉइड करें। वो आपकी घाव की हीलिंग में बाधा पैदा करता है। इसलिए केवल 3 हफ्ते जब तक टाँके नहीं कट जाते या डॉक्टर आपको देख नहीं लेते, उनकी सलाह के बिना पूरा करवट ना लें। चेस्ट बाइंडर और पाँव का क्रेप बैंडेज या जो बिलोनी कंप्रेशन स्टॉकिंग है वो आपको ऑपरेशन से 3 महीने तक बांधना है। इस बात का ध्यान रखना है। जिन मरीज़ों के हार्ट की पंपिंग ऑपरेशन से पहले कमज़ोर थी, मतलब
अगर हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग क्षमता 40% या उससे कम होती है, ऐसे मरीजों को कुछ चीज़ों के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। पहला, ऐसे मरीजों को सामान्यतः डॉक्टर लिक्विड या फ्लूइड कम लेने की सलाह देते हैं। जब आप घर जाएंगे तो आपको वो सलाह देते हैं कि दिन भर में 2 लीटर 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं लेना है। और पानी ही नहीं, जितनी भी पीने की चीज़ें होती हैं, चाहे वो चाय हो, छाछ हो, लस्सी हो, दूध हो, जूस हो, ये सब लिक्विड मिला के 2-2.5 लीटर से कम, वो एक मात्रा आपको बताएंगे, उससे कम लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर आप ज़्यादा पानी लेंगे तो लंग्स में, फेफड़ों में कंजेशन होता है। ऐसे मरीजों को ऑपरेशन के बाद कई बार इस बात की संभावना होती है कि उन्हें लेटने पे घबराहट महसूस हो। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपके लंग्स में कंजेशन है, और कई बार फेफड़ों के और सीने की जो दीवार होती है, जैसे हम ये छाती की दीवार होती है, इसके बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है। और वो पानी इकट्ठा अगर ज़्यादा मात्रा में हुआ है तो उसे हमें टैपिंग के माध्यम से, एक सुई के माध्यम से उसे निकालना पड़ता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कम हार्ट की पंपिंग के मरीजों में शुरुआती फेज़ में ऐसा हो सकता है। आपको बस धैर्य रखना है। 1 या 2 बार वो पानी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार वो पानी निकल जाता है, आप आगे के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और धीमे धीमे आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करने लगेंगे। ये सांस की तकलीफ़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। पर आपको मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। दूसरा, चलने पे सांस भरना या लेटे लेटे भी सांस भरने की जो दिक्कत है, वो कमज़ोर हार्ट वाले मरीजों को 1-2 महीने 3 महीने परसिस्ट कर सकती है, रह सकती है। वो धीमे धीमे जैसे जैसे आपका हार्ट रिकवर होता जाता है, वैसे वैसे आपकी ये समस्या दूर हो जाती है। घर पे जाने के बाद आपको किसी भी तरह का एबनॉर्मल लगे, जैसे घबराहट होना, चक्कर आना या कुछ अनईजीनेस महसूस होना, आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें, आप अपना पल्स चेक करें, बीपी चेक करें, और अगर शुगर की नापने की मशीन है तो शुगर चेक करें। अगर ये पैरामीटर सारे आपके नॉर्मल रेंज में हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अनईजीनेस आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहा है, तो बेहतर है कि आप अपने नियर बाई फैमिली फिजिशियन को, डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपको घर पर वीकनेस बहुत महसूस हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि घर वालों को लग रहा है कि खाना नहीं खा रहा है, मरीज़ बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डॉक्टर की सलाह लेके आसपास के लैब से एक हीमोग्लोबिन और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और एक किडनी फंक्शन, ये चेक करवा सकते हैं कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं कि नहीं। इन चीज़ों के नॉर्मल होने से हम मोटे तौर पर निश्चिंत हो जाते हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट वीकनेस है जो समय के साथ चली जाएगी। घर पहुंचने के बाद एक सवाल ये रहता है कि हमें कितना चलना फिरना अलाउ करना चाहिए मरीज को। ये एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। आप इस बात के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए कि जितना संभव हो 3-4 घंटे पे आपको थोड़ी चहलकदमी करनी है, और ये चहलकदमी धीमे धीमे समय के साथ आपको बढ़ानी है। खुद को फोर्स नहीं करना है, खुद को पुश नहीं करना है, लेकिन जितनी क्षमता महसूस हो आप चलें। 4 कदम चलने के बाद आपको थकान महसूस हो रही है, आप रुक जाएं, रेस्ट कर लें, फिर जैसे ही वापस एनर्जी महसूस होती है वापस चलना शुरू करें। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको 40 कदम चलने के बाद, 400 कदम चलने के बाद या 4000 कदम चलने के बाद थकान महसूस नहीं हो रही है तो ये बहुत अच्छा है, आप उतना भी चल सकते हैं। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि खुद जज करना है आपको कि आपकी कितनी क्षमता है, और ऐसा ना हो कि इंथुजियाज्म में, बहुत जोश में आकर आप बहुत ज़्यादा चल लें और चक्कर खाकर गिर पड़ें। ज़रा से भी थकान महसूस हो, ज़रा से भी वीकनेस महसूस हो, आप रुक जाइए। एक और बात ध्यान रखनी है चलने फिरने में, आपको तेज़ नहीं चलना है, बिल्कुल आराम आराम से चहलकदमी करते हुए, एंजॉय करते हुए चलना है। और शुरुआती 10-15 दिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको चक्कर आने पर या किसी तरह की लड़खड़ाहट होने पर संभाल सके। ऑपरेशन के बाद कौन सी चीज़ें खानी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं, आप इस बात को पक्का करें कि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले रहे हैं उससे एक दिन पहले आप डाइटिशियन से मिलें। एक डाइट चार्ट अपने मरीज़ के स्पेसिफ़िक नीड्स के हिसाब से, उनकी विशेष उम्र, उनकी बीमारियां, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से
उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो एक डाइट चार्ट बनवाएं और उस डाइट चार्ट को अच्छी तरह समझें। और आप डाइटिशियन से यह भी समझें कि हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं या हमारा मरीज़ इन चीज़ों को नहीं खाता, इन चीज़ों को खाना प्रेफर करता है, उस हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके अपनी डाइट चार्ट बनवाएं। और जैसा मैंने पहले ही बताया, बहुत स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि आप डाइट चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लेकिन अगर उसे फॉलो नहीं कर सकते तो इस बात को याद रखें कि मरीज़ का भोजन लेना सबसे ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि डाइट चार्ट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने के चक्कर में मरीज़ कुछ खा ही नहीं पा रहा है। जो डाइट चार्ट में लिखा है वो मरीज़ खाना नहीं चाहता, जो मरीज़ खाना चाहता है वो डाइट चार्ट में लिखा नहीं है। तो मरीज़ का इनटेक सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसको इस तरह से डाइटिशियन से डिस्कस करें आप, ताकि मरीज़ की मनपसंद खाना भी मरीज़ खा सके और डाइट चार्ट भी फॉलो हो जाए। आईसीयू से बाहर आने के बाद एक और बहुत कॉमन समस्या जो देखी जाती है वो है कि पेशाब की नली, यूरिनरी कैथेटर निकालने के बाद मरीज़ को या तो पेशाब रुक जाती है या पेशाब बार बार आती है। कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर कैथेटर निकालने के 6 घंटे 7 घंटे तक मरीज़ को यूरिन नहीं आई, आप मरीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा पानी पिलाकर देखें। तब भी अगर मरीज़ को यूरिन नहीं पास हो रहा है या मरीज़ को सेंस नहीं हो रहा है यूरिन आने का, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको या तो कुछ दवा देंगे या कैथेटर वापस से इंसर्ट करके और यूरिन निकाल देंगे। अगर यूरिन बार बार आ रहा है, ये भी एक कॉमन सिम्टम होता है। कैथेटर निकालने के बाद कई बार जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, वो पेशाब का रास्ता होता है, वो सेंसिटिव हो जाता है। सामान्यतः 24 घंटे के अंदर ये सेंसेशन ठीक हो जाता है। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो यूजुअली ये किसी तरह के इन्फेक्शन को डिनोट करता है। आपको हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट में। चिंता ना करें, आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे कि आपकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ठीक हो जाएगी। जिन मरीज़ों को प्रोस्टेट की समस्या पहले रही है या जो मरीज़ 60-65 साल से ऊपर के हैं पुरुषों में, उन मरीज़ों में कई बार रात में बार बार उठकर पेशाब जाने की समस्या भी होती है। आप अपने डॉक्टर को ये बात बताएं तो वो आपको कुछ दवाई देंगे जिससे कि आपको रात में बार बार उठकर पेशाब नहीं जाना पड़ेगा और आप नींद टूटने से, रात में उठने की असुविधा से बच जाएंगे। जिन मरीज़ों को डायबिटीज़ है और जिन मरीज़ों को किडनी की समस्या है, और विशेषकर हार्ट के सारे मरीज़ों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो घर पर जाएं तो यूरिन की क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखें। दिन भर में 1.5 लीटर 2 लीटर यूरिन 24 घंटे के अंदर आना चाहिए। अगर यूरिन की मात्रा बहुत कम आ रही है या बहुत ही ज़्यादा आ रही है, इस स्थिति में आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए या अपने फैमिली फिजिशियन को बताना चाहिए। वो आपके दवाओं में कुछ फेरबदल करके और उससे आपको इस चीज़ में राहत मिल जाएगी। तो यूरिन को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा बना के रखें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं जब तक कि डॉक्टर ने आपको मना न किया हो, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मेंशन की हो। अदरवाइज़ आप आराम से 2, 2.5, 3 लीटर पानी पी सकते हैं। जब आप आईसीयू से वार्ड में जाएं, हॉस्पिटल स्टे के दौरान और हॉस्पिटल के बाद घर पर भी, अगर आपको रह रह के दर्द हो रहा है कहीं भी, चाहे पैर में, सिर में, ऑपरेशन की जगह पे, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, आप एडिक्वेट पेन किलर लें, दर्द की दवा लें जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अपने मन से नहीं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। अगर आपको उससे रिलीफ नहीं हो रहा है, दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्टर को कांटेक्ट करें, उससे एडिक्वेटली पेन किलर लिखवाएं, क्योंकि आप जितना पेन फ्री होंगे आपकी रिकवरी उतनी फास्ट होगी, आप उतना मोबिलाइज हो पाएंगे, आपका मूड उतना अच्छा रहेगा। तो नींद और पेन फ्री, अच्छी नींद होना और पेन फ्री रहना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप अच्छी रिकवरी का लाभ उठा सकें और जल्दी अपने काम में वापस लौटें। घर पे जाने के बाद कई बार हम नोट करते हैं कि मरीज़ का बीपी बहुत कम आ रहा है, या कई बार हम ये देखते हैं कि मरीज़ को चक्कर आ रहे हैं। आप सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि मरीज़ के खाना पीना इम्प्रूव करें, मरीज़ का हाइड्रेशन लेवल अच्छा करें, थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ाएं। अगर हो सके तो एक, जैसे मैंने बताया कि किडनी फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और हीमोग्लोबिन चेक करें मरीज़ का, ये तो कम नहीं है। और मरीज़ के इन सब चीज़ों को, खाने पीने को और हाइड्रेशन लेवल को इम्प्रूव करने के बाद भी अगर बीपी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, चक्कर आने इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो किसी डॉक्टर को आसपास कंसल्ट करें। अगर मरीज़ चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं या बेसुध हो जाते हैं, आप उनको तुरंत लिटा दें किसी फ्लैट सरफेस पे और
थोड़ा सा पाँव को ऊंचा कर दें या पाँव को मोड़ दें, उससे मरीज़ का दिमाग में सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और मरीज़ तुरंत होश में आ जाएंगे। लेकिन ये घटना अगर ऐसी होती है तो आप डॉक्टर को ज़रूर एक बार कंसल्ट करें कि भाई किस कारण से मरीज़ को चक्कर आए। जिन मरीज़ों को हार्ट के ऑपरेशन से पहले डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और उन मरीज़ों को जब डिस्चार्ज के बाद वो घर आते हैं तो शुगर का कुछ बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पहला, आपको शुगर चार्टिंग नियमित रूप से करनी है। घर पर आके एक वैल्यू खाली पेट सुबह और एक खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद, जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल कहते हैं, ये 2 वैल्यू तो कम से कम आपको नापनी ही चाहिए। और अगर संभव हो तो रात में भी खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद एक वैल्यू नापें। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि जो पेशेंट है उसका खाना पीना ऑपरेशन के बाद कम होता है, तो घर पर आने के बाद इस बात की संभावना होती है कि जो शुगर की दवाइयाँ आपको डिस्चार्ज समरी में लिखी गई हैं, उन दवाइयों के असर को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने डाइट कम ली तो उन दवाइयों का ज़्यादा असर होगा और आपका शुगर डाउन हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शुगर कम होने के क्या लक्षण होते हैं। शुगर अगर आपका कम होता है तो आपको ठंडा पसीना आना, अचानक आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है, मीठा खाने की इच्छा होती है। और कई बार अगर शुगर ज़्यादा डाउन हो गई तो आप बहुत ज़्यादा नींद आना, कई बार पेशेंट सोता ही रहता है, उठाने पर भी उठ नहीं रहा है, तो आप समझ जाइए कि पेशेंट का शुगर कम है और तुरंत शुगर नापना है। दूसरा, कभी भी अगर पेशेंट डायबिटिक है और उसको किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी घर पे आने के बाद लगती है तो आपको एक शुगर ज़रूर चेक करना है। शुगर कम होने से कई बार जानलेवा परिणाम हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है और जो शुगर की दवाइयाँ हैं वो बराबर समय पर लें। और अगर आपका शुगर बार बार कम हो रहा है तो उस स्थिति में आपको डॉक्टर को फिर से कंसल्ट करना चाहिए कि शुगर की दवाइयों को चेंज करें। और अगर आपका शुगर बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है, बहुत बढ़ा हुआ का मतलब है कि अगर 200, 250, 250 और उससे भी ज़्यादा अगर आपका शुगर आ रहा है और ये कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस स्थिति में भी आपको डॉक्टर को फिर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या शुगर की दवाइयों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत शुगर का फ्लक्चुएशन ऑपरेशन के बाद 15 दिन, महीने भर के लिए रहता है, जो कि जैसे जैसे आपका चलना फिरना, डाइट, आपकी दिनचर्या रेगुलर होती जाती है, वैसे वैसे शुगर भी नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाता है। तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि शुगर बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही कम ना हो जाए। और डायबिटीज़ के मरीज़ हमेशा पास में कुछ मीठा या कुछ मीठी गोली या कुछ शक्कर इस तरह का प्रिपरेशन रखें, ताकि अगर उनको कभी ऐसी कमी महसूस हो और शुगर नापने की व्यवस्था नहीं है तो वो एक शुगर की गोली या कुछ मीठी गोली ले लें। जिन मरीज़ों को ऑपरेशन से पहले किडनी की समस्या डायग्नोज्ड है, पहले से पता है उन्हें कि किडनी की समस्या है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उन मरीज़ों को ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा सा फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए। पानी हल्की सी कम मात्रा में रखें और साथ में अगर संभव हो तो 3-4 दिन के अंतराल पे डिस्चार्ज होने के बाद अपना क्रिएटिनिन चेक करते रहें और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम, वो चेक करवाते रहें और अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाते रहें। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि किडनी वाले मरीजों में क्रिएटिनिन का बहुत ऊपर होना या बहुत नीचे होना, इस तरह की संभावना रहती है और इलेक्ट्रोलाइट्स आपका सोडियम पोटेशियम भी ऊपर नीचे हो सकता है, जो कभी कभी ज़्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो हर 3-4 दिन के अंतराल पे वो टेस्ट करवाएं। हॉस्पिटल से हार्ट की सर्जरी के बाद डिस्चार्ज होने के बाद और घर पे आने के बाद आपके जब ऑपरेशन से 21 दिन पूरे हो जाते हैं, उस दिन हम मरीजों को बुलाते हैं, उनके टाँके चेक करते हैं और टाँके काटते हैं। अभी तक क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या परेशानियां आप फेस करते हैं, वो सब बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। टाँके कटने के बाद आगे का जीवन कैसा हो, आगे क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या परेशानियां आ सकती हैं, उन विषयों में हम इस सीरीज़ के तीसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।